हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हरीश कुमार और आप सभी को विद्या क्रिएटर चैनल पर अभिनंदन, आभार, स्वागत है। जैसा कि हम लोग पूर्वत के लेक्चर में देखा था कि वैदिक पीरियड का पढ़ने को आसानी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था ऋग्वैदिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा जो होता है उसका दूसरा पार्ट वो होता है लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइमलाइन होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। अब बात ये बनती है कि लेटर वैदिक पीरियड में एक चेंज ये था कि जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक पीरियड जो था वो एक पेस्टोरल इकोनॉमी पर आधारित था, अर्थात पशुपालन अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब है कि आर्यंस जो ऋग्वेद का निर्माता थे, जैसा अपने आपको घोषित करते हैं कि ऋग्वेद के निर्माता हैं और हाई ब्लडेड ग्रुप है, यानी उच्च कुलीन लोग हैं, नोबल हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो एक पशुपालक समाज था। लेकिन जैसे हम देखते हैं 800 से 700 ईसा पूर्व के आसपास आयरन की खोज हो जाती है। आयरन की खोज मतलब लोहे का आविष्कार हो जाता है, लोहे का खोज हो जाता है। और इसका जो हमारे पास प्राचीन एग्जाम्पल या उदाहरण है, एविडेंस जो है, वो साक्ष्य में प्राप्त होता है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेड़ा एक स्थान है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अतरंजी खेड़ा खेड़ा अतरंजी खेड़ा कहां पे है? एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहां से हमें क्या मिला था? यहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन, हमें यहां से प्राप्त होता है। यानी लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य में कहां से प्राप्त होता है? तो वो होता है अतरंजी खेड़ा, जो एटा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब आयरन की खोज ने क्या कर दिया था कि पूरे सिस्टम को बदल दिया था। यानी आयरन जब आया तो आयरन को दो तरह से प्रयोग किया जाने लगा था। एक एग्रीकल्चरल टूल्स के रूप में, एग्रीकल्चरल टूल्स, और दूसरा था पॉलिटिकल वेपन। यानी एग्रीकल्चरल टूल्स कृषि उपकरण और राजनीतिक हथियार के रूप में लोहे की प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। अब एग्रीकल्चरल टूल्स का जब प्रयोग किया गया तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में, यानी कृषि में अधिशेष का उत्पादन हुआ। और अधिशेष के उत्पादन ने क्या कर दिया? मार्केट को जन्म दिया। और इस तरह क्या हो गया कि जो अभी तक ऋग्वैदिक पीरियड में गाय की, यानी ऋग्वैदिक काल में गाय की महत्व था, अब वो महत्व किसका हो गया? जब एग्रीकल्चर आयरन का खोज हो गया तो कृषि में अधिशेष उत्पादन हो गया, तो अब गाय की जगह पर किस चीज का महत्व हो गया? अब वो महत्व हो गया जमीन का, जमीन या भूमि का महत्व हो गया। किसकी महत्व हो गया? भूमि का महत्व बढ़ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे भूमि का महत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? भूमि को एक्वायर करने के लिए अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो जब भूमि को एक्वायर करने की कोशिश अधिक से अधिक लोग करेंगे, तो जो छोटे छोटे जन थे, ऋग्वैदिक पीरियड में देखते हैं कि यदु कबीला, तुर्वस कबीला, कृवि कबीला, भरत कबीला, पुरु कबीला, यक्त, पुरु, भलानस, अनिल, ये जो कबीले थे वो क्या किए? अब वो जमीन को एक्वायर करने, यानी जमीन को अधिग्रहण करने के लिए एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक करना, एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना? अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो वैदिक पीरियड में जन था, जन क्या था?
जो पॉलिटिकल सबसे हायर अथॉरिटी था, हायर पॉलिटिकल स्टेटस लिए जन था, तो अब जन धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जन धीरे धीरे कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। किसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया? जनपद का। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड में जनस्य गोपा होता था, जनस्य गोपा होता था, जनस्य गोपा क्या था? जन का यानी अधिकारी, यानी जन का राजा, जिसे हम कहते थे जनस्य गोपा। तो जो जनस्य गोपा था, अब धीरे धीरे क्या बदल गया, और जनस्य गोपा जनपद में राजा बन गया। क्या बनने लगा? राजा। तो जैसे जैसे जमीन का अधिग्रहण हुआ, बड़ छोटे से जो जन था, यानी कबीलाई जो जन था, अब वो क्या बनने लगा? एक किंगडम का रूप लेने लगा, एक राज्य का रूप लेने लगा। और जब राज्य आया तो क्या आ जाएगा? राजा आ जाएगा। और राजा की पावर भी वृद्धि में, राजा की पावर में, राजा की शक्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड। क्या देखते हैं? लेटर वैदिक पीरियड, जिसका काल क्या है? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। किस आलोक में? हम लोहे की खोज के बाद की बात हम कर रहे हैं कि लोहे खोज भी इसी काल में हुआ था। और लोहे खोज ने किस तरह छोटे छोटे कबीलाई तंत्र को अब बड़ा बड़ा राजा के रूप में, राज्य के रूप में चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ कि पहले हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। क्या देखेंगे? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण ये बताता है कि वैदिक आर्यन जो लोग थे, यानी आर्यन लोग थे, जो अभी तक सप्त सैंधव प्रदेश में निर्वासित थे, स्थापित थे, वो सप्त सैंधव प्रदेश से ऋग्वैदिक, लिख दे रहे हैं, ऋग्वैदिक लोग सप्त सैंधव प्रदेश से, सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़कर कहां पहुंच गए? गंगेटिक, यानी गंगा की घाटी में पहुंच गए। गंगा की घाटी में पहुंच गए। यानी सप्त सैंधव प्रदेश कहां था? ये था आपका ऊपर, यानी पश्चिमोत्तर भारत की बात हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे उम्मू पर कहां चले आए? उम्मू पर चले आए गंगा की घाटी में। गंगा की घाटी अर्थात उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं, गंगा की घाटी, या कह सकते कि गंगा और यमुना की द्वाब का जो जमीन थी, जो लैंड था, वो क्या था? फर्टाइल लैंड था। तो फर्टाइल लैंड था, तो वहां से क्या हो रही थी? फर्टाइल लैंड था, तो वहां पर क्या हो रही थी? खेती और किसानी करने का अपूर्व पर्याप्त संसाधन होते थे। क्योंकि लोहे का जो मिला था, हमें कहां मिला था? उत्तर प्रदेश में मिला था। तो लोहे का रिजर्ववायर का उत्तर प्रदेश में मिलना और ऋग्वैदिक लोगों का गंगा घाटी में मूव करना, ये दोनों ने क्या किया है? दोनों संयोग ने ऐसा किया कि एक तरह से गंगा उत्तर भारत को एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में एस्टैब्लिश किया। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े राज्यों का डेवलपमेंट होता है। जैसा एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि भरत और पुरु कबीला, भरत प्लस पुरु कबीला मिलकर क्या बना? कुरु बना। क्या बना? कुरु बना। फिर से हम देखते हैं भरत और पुरु कबीला मिलकर कुरु बना, जिसकी राजधानी कहां थी? हस्तिनापुर थी। उसी तरह तुर्वस और क्रीवी कबीला, तुर्वसु प्लस क्रीवी कबीला मिलकर क्या बना? पांचाल बना। क्या बना? पांचाल बना। और जैसा आप जानते हैं कि पांचाल का एक प्रमुख राजा था, पांचाल का एक प्रमुख राजा था, उसका नाम था प्रवाहण, प्रवाहण जयबाली। क्या था नाम? प्रवाहण जयबाली। ये बड़ा प्रसिद्ध राजा है और इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रवाहण जयबाली कहां का राजा था। तो प्रवाहण जयबाली पंचाल कराया था। और आप जानते हैं कि कुरु, जो भरत और पुरु कबीला मिलकर कुरु का निर्माण किया था, तो कुरु का राजधानी कहां है? हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर, जहां पर एक समय में क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। तो यही वही कुरु कबीला है जहां पर महाभारत हुआ था। और पांचाल, जो तुर्वस और क्रीवी कबीला मिलकर पांचाल का निर्माण किया था, जहां का एक प्रसिद्ध राजा प्रवाहण जयबाली है। और इसी पांचाल से हमें कौन मिलती हैं?
द्रौपदी मिलती हैं। किसको? पांचाली द्रौपदी मिलती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने देख लिया था। और इसी तरह आप देखते हैं कि कालांतर में और कई भी बड़े बड़े शहर और राज्य डेवलप हुए, जैसे काशी, कोसल तथा विदेह। कौन? काशी, कोसल और विदेह नामक भी बड़े बड़े राज्य का डेवलपमेंट होता है। अब थोड़ा हम आ जाते हैं, बात करते हैं किस पर, कि राजा यानी पॉलिटिकल सिस्टम, राजनैतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम, तो राजनैतिक व्यवस्था वो थी कि अब जैसे जानेंगे कि छोटे छोटे जन मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़े बड़े राज्य का निर्माण कर रहे हैं, या जनपद कह सकते हैं। क्या? जनपद। तो छोटे छोटे जन मिलकर क्या बनना है? जनपद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और जनपद यानी एक तरह से राज्य का क्या होगा? राजा होगा। क्या होगा? राजा होगा। जनपद क्या होगा? राजा होगा। अब ये होता है कि जैसे जैसे छोटे छोटे जन मिलकर राज्य बनता है, जनपद बनता है, तो राजा की शक्तियों में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलती है। वो कैसे मिलती है? ये कहा जाता है कि जब राजा का राज्यारोहण होता है, राजा का राज्यारोहण होता है, तो इस अवसर पर कौन सी यज्ञ की जाती है? इस अवसर पर राजसू यज्ञ की जाती है। राजसू यज्ञ कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन। राजा के जब राज्यारोहण होता है तो उस अवसर पर राजसू यज्ञ करने का विधान है। अब राजसू यज्ञ करके क्या किया जाता है? राजसू यज्ञ करके माना जाता है कि राजसू यज्ञ होने से क्या हो जाएगा? राजा में ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी। राजा में ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी, तो इसलिए राजसू यज्ञ का निर्माण किया जाता है। राजसू यज्ञ का संपादन करने के पीछे कारण यही था कि राजा में ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी। यानी राजा क्या है पृथ्वी पर? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा क्या है पृथ्वी पर? तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। कहने का मतलब है कि राजा के किए गए कार्यों पर अब कोई क्वेश्चन नहीं मार्क करे, कोई क्वेश्चन उठाएगा नहीं। अगर राजा जो कहता है वही क्या है? संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा फेमस पिक्चर आई थी जिसका नाम था बाहुबली। बाहुबली, उस पिक्चर में एक छोटी सी डायलॉग है, और छोटी सी डायलॉग में शिवगामी देवी कहती है, वचन ही मेरा शासन है। वचन ही मेरा शासन है। अब समझने की कोशिश करिएगा कि जो प्राचीन काल में राजा होते थे, तो राजा क्या करते थे? राजा के द्वारा कही गई बात ही क्या होती थी? शासन होता था, यानी संविधान होता था। और राजा चूंकि क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिछाया है। कहां पर? पृथ्वी पर। इसलिए उसको इस शक्ति से आभूषित करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजसू यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजसू यज्ञ किया जाता है। दूसरा यज्ञ है, उसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का करने के पीछे कारण क्या है? अश्वमेध यज्ञ के करने के पीछे कारण ये होता है क्षेत्रीय विस्तार। क्या होता है? क्षेत्रीय विस्तार, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे कारण क्या होता है? क्षेत्रीय विस्तार। कैसे होता है? इसमें यह माना जाता है कि राजा यज्ञ करता है और एक अपना घोड़ा छोड़ता है, और घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से निर्विघ्न रूप से जाकर चला आता है, तो सारा क्षेत्र क्या हो जाता है? राजा का हो जाता है, या उस क्षेत्र के लोग राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह क्षेत्रीय विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कहता है। और इस यज्ञ को एक और नाम जाना जाता है, इस यज्ञ को कहा जाता है अश्व यज्ञ। क्या यज्ञ? अश्व यज्ञ, या घोड़ा यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि जो अश्व इसमें जाता है और दूर दराज क्षेत्रों में घूमता चला आता है, उस सारा क्षेत्र राजा की अधीनता स्वीकार कर लेती है, और दूसरा को उस घोड़े को बाद में बलि दे दी जाती है। क्लियर? उसके बाद एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को कहते हैं
वाजपेय यज्ञ। क्या कहते हैं? वाजपेय यज्ञ। ठीक है, तो पहले देखा राजस्व यज्ञ, दूसरा अश्वमेध और तीसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ का मतलब होता है समाज में समरसता की स्थापना करना। टू एस्टेब्लिश सोशल हार्मोनी बाय दिस यज्ञ। अर्थात वाजपेय यज्ञ किस लिए होता है? वाजपेय यज्ञ का मतलब है समाज में समरसता की स्थापना करना। अब जाइए समझिए कि वाजपेय यज्ञ में होता क्या है। तो वाजपेय यज्ञ में राजा का भी रथ दौड़ता है और साथ में आम जन, जो छोटे छोटे प्रबुद्ध वर्ग हैं या जो वहां पर लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका भी यज्ञ दौड़ता, उनका भी रथ दौड़ता है। और उसमें क्या होता है? राजा का रथ हमेशा विजय प्राप्त करता है, राजा का रथ विजय प्राप्त करता है। तो इस यज्ञ का जो मुख्य जो अवधारणा है, इस यज्ञ की जो मुख्य उद्देश्य है, वो है समाज में एक समरसता का स्थापित करना। तो आपने देख लिया कि 3 तरह के यज्ञ होते हैं। पहला कौन है? राजस्व यज्ञ है। पहला यज्ञ है राजस्व यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ और तीसरा है वाजपेय यज्ञ। और तीनों ये क्या होता है? राजा से संबंधित होता है। कहने का मतलब है कि राजा में एक ईश्वरीय शक्ति को प्रदान करना, वो आपको राजस्व यज्ञ से होता है। राजा का क्षेत्रीय विस्तार, राजा के राज्य का क्षेत्रीय विस्तार करने का जो तरीका है वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा होता है। और तीसरा वाजपेय यज्ञ, जिससे कि समाज में एक समरसता का स्थापित करना होता है। अब थोड़ा सा ये होता है कि अलग अलग क्षेत्र के राजा अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र के राजा अलग अलग प्रकार के उपाधियां धारण करते हैं। जैसा आप देखिए कि अगर उत्तर का राजा है तो क्या कहलाएगा? उत्तर का राजा है तो उसे कहलाएगा विराट। उत्तर का राजा है तो क्या कहलाएगा? उपाधि धारण करेगा विराट की। किसकी? विराट। उत्तर का राजा है तो विराट की उपाधि धारण करेगा। किस चीज का? विराट की उपाधि धारण करेगा। दक्षिण का राजा है, दक्षिण का राजा क्या धारण करेगा? भोज। दक्षिण का राजा उपाधि क्या धारण करेगा? भोज। भोज। और पूर्व का राजा क्या उपाधि धारण करेगा? तो पूर्व का राजा उपाधि धारण करेगा आप सम्राट। पूर्व का राजा सम्राट कहलाएगा। पूर्व का राजा सम्राट कहलाएगा। और पश्चिम का राजा क्या कहलाएगा? स्वराट। यानी अलग अलग क्षेत्र में राजा अलग अलग उपाधि धारण करता है। कहने का मतलब द किंग ऑल्सो एज्यूम द टाइटल, वेरियस टाइटल इन डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट टाइटल्स। ठीक है, तो आप देखें कि नॉर्थ में विराट, दक्षिण में यानी साउथ में भोज, और पूर्व में सम्राट, और पश्चिम में वेस्टर्न साइड में स्वराट की उपाधि धारण करता है। और जो मध्य होता है यानी एक सेंटर होता है, यहां का जो राजा होता है वो राजा की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि आगे चलकर आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको राजा भोज मिलेंगे, तो कहीं आपको सम्राट मिलेंगे, तो कहीं राजा मिलेंगे, कहीं स्वराट मिलेंगे, कहीं विराट मिलेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। कौन? राजा। अब उपाधियों के बाद आप देखते हैं क्या कि एक अधिकारी वर्ग। और एक बात यहां पर लिख दें कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप की बात अगर कहां कहते हैं तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में, एक पॉइंट लिख लीजिए, कहीं मान लीजिए आई जाए क्वेश्चन में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत, राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत, राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत।
ये कहां पर है? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप मेंशन इन द तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वर मेंशन्ड इन द तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये हो गया। अब राजा पर ये था, एक चीज और देख लीजिए कि आप वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल समितियां थी, ट्राइबल समितियां कौन कौन थी? सभा, समिति, विदथ, गण, ये क्या थी? वैदिक पीरियड में आप देखे थे कि सभा, समिति, विदथ और गण नामक क्या थी? ये जनजातीय समितियां थी। सभा और समिति ऐसा था कि ये राजा पर अंकुश रखती थी, यानी सभा और समिति एक तरह से क्या थी? राजा पर अंकुश रखती थी। कहने का मतलब है कि जब राजा का चुनाव होता था तो उसमें सभा और समिति का अप्रूवल होना जरूरी था। यानी जब राजा का चुनाव होता था तो सभा और समिति क्या करती थी? उनको संस्तुति देती थी कि यस, ये ठीक राजा है। कहने का मतलब है कि सभा और समिति जस्ट लाइक लोकसभा और राज्यसभा, आज का लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देख सकते हैं वैदिक पीरियड में सभा और समितियों को। ठीक है, यानी प्रोटो डेमोक्रेटिक सिस्टम का अगर पहली बार कहीं व्याख्या की गई है तो वो कहां पे है? वो पहली बार उसको देखने को मिलता है हमको वैदिक पीरियड में, सभा और समिति के रूप में। क्योंकि सभा जो था वो वृद्ध जन और प्रबुद्ध वर्ग की सभा थी, जबकि समिति जो थी वो आम जन की सभा थी। समिति में सभी लोग भाग ले सकते थे और सभा में सभी लोग भाग नहीं ले सकते थे। इनके अलग अलग अपना कार्य था। दूसरी चीज ये देखते हैं कि सभा और समितियों में महिलाएं भी क्या करती थी? महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो सभा और समिति में महिलाओं को भी राजनैतिक सहभागिता करने का अधिकार था। जबकि अब हम कहां आएंगे? लेटर वैदिक पीरियड में। जबकि अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था? राजा का लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। कहने का मतलब क्या है कि राजा का लड़का ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। उत्तर वैदिक काल जैसे आता है, जब राजा आता है तो राजा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। अर्थात कि अब राजा का ही लड़का राजा बनेगा। क्लियर? और ऋग वैदिक काल में यह व्यवस्था नहीं थी। ये उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था डेवलप हुई कि राजा का ही पुत्र राजा बनेगा, यानी राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। और जैसे ही राजा का पद वंशानुगत हुआ, वैसे ही जो ऋग वैदिक काल की सभा और समितियां थी जो राजा पर अंकुश रखती थी, अब उनका अंकुशता क्या हो गया? वो अंकुश अब राजा पर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि सभा और समिति में किसका वर्चस्व बढ़ गया? सभा और समिति में राजा का वर्चस्व प्लस पुरोहित का वर्चस्व, और जो उनके आम जन थे, जो प्रबुद्ध वर्ग था, उसका डोमिनेशन हो गया किस पर? सभा और समिति पर। तो सभा और समिति जिस प्रकार ऋग वैदिक काल में एक प्रोटो डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में काम कर रही थी, लेकिन लेटर वैदिक काल में उनको धीरे धीरे अपने भाई कंटिन्यू तो थी सभा और समिति, उत्तर वैदिक काल में भी है, लेकिन अब उसकी कार्यप्रणाली में अंतर आ चुका है। अब वो उस तरह राजा पर अंकुश नहीं रख सकती है जिस तरह वो राजा पर ऋग वैदिक काल में अंकुश रखती थी। यानी सभा समिति जारी है। अब एक पॉइंट लिख लीजिए यहीं पर, सभा और समिति जारी है इस काल में, लेकिन वो अपनी महत्व खो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन वो अपना महत्व खो चुके हैं। सभा और समिति जारी है, यानी उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति तो चल रही है, व्यवस्था है, लेकिन ऋग वैदिक काल जैसे प्रमुख इसकी व्यवस्था अब नहीं रही, इसका प्रमुखता अब नहीं रहा राजा पर। क्लियर?
ये बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे क्या हो गई, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में यानी विमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम इन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। विमेन्स वर नॉट अलाउड यानी महिलाएं उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब है कि महिलाओं से उनके राजनीतिक अधिकार को छीन लिया गया। कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं से उनके राजनीतिक अधिकार को छीन लिया गया। अब वो केवल अर्धांगिनी के रूप में ही स्थापित हो गई। अब वो केवल अर्धांगिनी के रूप में स्थापित हो गई। अब उनके पास किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल पावर नहीं रहा। क्लियर? जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान स्थिति में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे नौकरी हो। किस लिए? क्योंकि उनकी सहभागिता को बनाया जाए, उनकी सहभागिता को बरकरार रखा जाए। ठीक है, तो उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए, इसलिए महिलाओं को इस समय आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं ऑल्सो इम्पावर्ड। क्यों इम्पावर्ड थी? क्योंकि उन्हें सभा और समिति जैसे राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। उस समय उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था और शिक्षित महिलाएं थी। जैसे कि आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे, विश्वारा, अपारा, घोषा, ये महिलाएं वो हैं, गार्गी, ये महिलाएं वो हैं, अपारा, घोषा, विश्वारा, गार्गी, ये वो महिलाएं हैं जो मंत्रों की सृष्टा हुआ करती थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का अधिकार था। और उस काल में आप देख सकते हैं कुछ विदेशी महिलाएं जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, गार्गी, ये लोग क्या थी? मंत्र सृष्टा थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया धीरे धीरे, और उनको राजनीतिक अधिकार भी धीरे धीरे छीन लिया गया। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स, अधिकारी वर्ग, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अधिकारी वर्ग, उत्तर वैदिक काल के अधिकारी वर्ग, ठीक है। अब कौन कौन अधिकारी थे? तो पहला कि आप जानते हैं कि पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, अस्पस नामक ये अधिकारी थे। जैसे आप देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी और अस्पस यानी गुप्तचर। ये किस काल में थे? ये आपके ऋग्वैदिक काल के अधिकारी थे, ऋग्वैदिक पीरियड के थे, ठीक है। लेकिन कुछ अधिकारी और बढ़ गए। कौन कौन? तो वो अधिकारी थे आपके, इनके अलावा और अधिकारी कौन कौन हो गए? भागदूध, दूसरा भागदूध क्या थे? भागदूध एक तरह से कलेक्टर ऑफ टैक्सेस थे, टैक्स कलेक्टर थे, यानी राजस्व कर संग्रह अधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद भागदूत के बाद आता है अक्षवाप। अक्षवाप क्या था? अक्षवाप एक तरह से था अकाउंटेंट, क्या? लिपिक। अक्षवाप क्या था? लिपिक था। अक्षवाप बाद आता है आपका पालागल। क्या आता है? पालागल। पालागल कौन सा अधिकारी है? मैसेंजर, यानी दूत। पालागल कौन सा अधिकारी है? दूत है, मैसेंजर है, ठीक है। पालागल के बाद आप देख लीजिए तो वो है आपका तक्षण। तक्षण यानी
कारपेंटर बढ़ई, तक्षण, फिर से देखिए तो उसका रथकार, रथकार, रथकार एक तरह से क्या है कि चैरियट मेकर, रथ बनाने वाला, क्या बनाने वाला, रथ बनाने वाला, चैरियट मेकर, रथ बनाने वाला, ठीक है। फिर से देखेंगे रथकार के बाद गोबीकर्तन, कौन सा अधिकारी था, गोबीकर्तन, ठीक है। गोबीकर्तन का मतलब हुआ कि एक राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति, किंग्स कैंपेनियन, राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति। कहने का मतलब कि पीएसओ, जैसे आज क्या होता है, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। आज जो वर्तमान स्थिति में क्या होता है, पीएसओ होता है, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर। उसी तरह उस समय क्या था, गोबीकर्तन था, यानी राजा के साथ 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति। तो ये जो अधिकारी थे, यानी कहने का मतलब है कि पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी, अस्पश, भागदूग, अक्षवा, पालागल, तक्षण, फिर से रथकार, गोबीकर्तन, और ये जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, इन्हें सम्मिलित रूप में इन अधिकारियों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता था, सम्मिलित रूप में इन अधिकारियों को कहा जाता था रत्नीम। क्या कहा जाता था, रत्नीम, ठीक है। सम्मिलित रूप में इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है, रत्नीम। आप समझ लीजिएगा, यहां पर रत्नीम की जो संख्या बताई गई है, रत्नीम की जो संख्या है वो रत्नीम की संख्या है आपकी 12। रत्नीम की संख्या कितनी है, 12 है, और रत्नीम की संख्या कितनी है, 12 है। आप समझ लीजिए कि जब कभी भी राजा का जब राज्यारोहण होता था तो ये जो रत्नीम थे होते थे वो उस समय क्या होते थे, वहीं पर उपस्थित होते थे, ठीक है। राजा का जब कभी भी राज्यारोहण हो रहा था तो ये रत्नीम जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स क्या होते थे, उस समय वहां पर उपस्थित होते थे, ठीक है। अब जरा समझ लीजिए, इसके बाद आप देखिए कर, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जब कृषि अर्थव्यवस्था आया तो क्या हो गया, राजा बना और लगातार युद्ध चल रहे थे। तो युद्ध चलने के लिए क्या चाहिए, हमको सेना रखना होगा, और सेना जब रखा जाएगा तो निश्चित रूप से सेना को सैलरी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्सेशन का सहायता लेना पड़ेगा। तो यहीं से एक तरह से टैक्सेशन का इजाद हुआ। तो अब क्या हुआ कि राजा अब टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, टैक्स, ठीक है। तो पहली बार आप क्या देखते हैं कि यहां पर कर प्रणाली की शुरुआत होती है, कर प्रणाली की शुरुआत होती है, ठीक है। और कर कितने प्रकार के थे, तो वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस वर देयर। तो पहला था टैक्स जो था वो बलि शुल्क, यानी भाग, बलि और शुल्क, ये कर थे उस समय, क्या थे, भाग, बलि और शुल्क। तो भाग को मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है, इसको कहा जाता है, भाग का मतलब होता है किंग्स शेयर, किंग्स शेयर, यानी राजा का हिस्सा, यानी उत्पादन में राजा का हिस्सा। अब भाई ऐसा हो गया कि राजा बड़ा हो गया, अब एक कबीलाई तंत्र नहीं रहा, अब क्या बन गया, अब एक राज्य का निर्माण हो गया। और राज्य के निर्माण में क्या होगा कि आपका सैनिक भी होगा, पुलिस भी व्यवस्था होगी। तो इन सबों को सैलरी कहां से दिया जाएगा, सैलरी देने के लिए राजा क्या करेगा, टैक्स का इंपोजमेंट करेगा, नहीं टैक्स लगाएगा। तो टैक्स का प्रकार कौन कौन से थे, भाग था, बलि था, शुल्क था, ठीक है। तो भाग, किंग शेयर, जो उत्पादन होता था वो क्या होता था, वो एक तरह से राजा का उसमें भाग होता था। और उस टैक्स की जो दर था, जो टैक्स था, टैक्स की दर, कर की दर थी 1/16 ऑफ टोटल प्रोडक्शन,
यानी टोटल प्रोडक्शन का 1/16वां भाग क्या होता था, कर होता था। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना चाहिए, और वो ये महत्व है कि कर देता कौन था। तो कर केवल और केवल एक वर्ग देता था, और कर केवल एक वर्ग देता था। वो वर्ग कौन था? कर का भुगतान केवल वैश्य वर्ग करता था। कर का भुगतान केवल वैश्य वर्ग करता था। इसलिए वैश्य वर्ग को अनस्य बलिकृता कहा जाता है। इसलिए वैश्य वर्ग को अनस्य बलिकृता कहा जाता है। ठीक है, कर का भुगतान केवल कौन करता है? वैश्य वर्ग करता है। इसलिए वैश्य वर्ग को क्या कहा जाता है? अनस्य बलिकृता कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए एक अधिकारी आता है, उसे कहते हैं संग्रहित्री। कर से संबंधित अधिकारी था, जिसे कहते हैं संग्रहित्री। क्या कहते हैं? संग्रहित्री कहते हैं। संग्रहित्री। ठीक है, संग्रहित्री कहते हैं उसे। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम बढ़े तो आप आए कहां पर? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। किसमें आए? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की बात अगर हम करें तो यहां पर अब देखिए, अगर हम वैदिक पीरियड की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो किस प्रकार की इकोनॉमी थी? वैदिक पीरियड में पशुचारण इकोनॉमी थी, यानी उसे कहते हैं सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थात भरण पोषण की अर्थव्यवस्था। हमने कमाया और खा लिया, उसमें कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। आज ही सुबह कमाया और शाम तक खत्म। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इकोनॉमी। उस समय क्या थी? भरण पोषण की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही आयरन की खोज होती है तो इकोनॉमी का स्वरूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कि पशुचारण इकोनॉमी से बदलकर क्या बन जाती है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। यानी उत्तर वैदिक काल में ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ आयरन, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी वाज प्रिविलेंट। क्लियर? कि आयरन की खोज के कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो कैसे? तो देखिए, लाइफ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीपल। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर बिकेम चीफ ऑक्यूपेशन, यानी कृषि अब क्या हो गया? मुख्य पेशा हो गया। लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। करेक्ट?
अब लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। और सेकेंडरी क्या हो गया? पशुपालन हो गया। क्लियर? कि लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय लोगों का जो प्रमुख पेशा था वो क्या था? पशुओं का पालना था, पशुपालन था। इसलिए वहां पर गाय महत्व थी, वहां पर महत्व किस चीज की है? गाय की है। लेकिन यहां क्या हो गया? यहां मनुष्य का या ऋग्वैदिक लोगों, लेटर वैदिक लोगों का, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा क्या बन गया? एग्रीकल्चर हो गया। तो इंपॉर्टेंट किसका होगा? लैंड का होगा, भूमि का हो गया। तो लैंड बिकेम मोर वैल्यूएबल, लैंड बिकेम मोर वैल्यूएबल देन काउ। अर्थात कि अब गाय के अपेक्षा भूमि का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो भूमि का महत्व बढ़ गया। और जब एग्रीकल्चर मुख्य पेशा होगा तो मनुष्यों का जीवन कैसा होगा? कृषि अगर मुख्य पेशा होगा तो मनुष्यों का जीवन कैसा हो गया? स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी तो हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाएगी मनुष्यों में। यानी लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस became more stable than Rigvedic Aryan. Life of later Vedic Aryans became more stable than Rigvedic people. क्लियर? यानी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप समझ गए कि आयरन की खोज ने क्या कर दिया? क्रांति ला दिया समाज में। जो पशुचारण इकोनॉमी थी, सब्सटेंशियल इकोनॉमी थी, अब एक तरह से इकोनॉमी का स्वरूप चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब लोगों का जो मुख्य पेशा था क्या था? एग्रीकल्चर था। और सेकेंडरी पेशा क्या हो गया? अगर हम बात करें यहीं पर तो लोगों का मुख्य पेशा एग्रीकल्चर था, तो सेकेंडरी पेशा क्या था? सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन होगा वो क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री। क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन। ठीक है, तो द्वितीय पेशा यानी द्वितीय प्रकार का जो द्वितीय पेशा था वो क्या हो गया? पशुपालन हो गया। और चीफ क्या हो गया? चीफ पेशा क्या हो गया? चीफ उनका ऑक्यूपेशन या चीफ पेशा, मुख्य पेशा क्या हो गया? मुख्य पेशा हो गया उनका कृषि, और द्वितीय पेशा हो गया पशुपालन। अब एक बात समझिए आप कि जब एग्रीकल्चर आ जाता है तो अगर आप अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो एग्रीकल्चर क्या था? प्राइमरी सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक तरह से यानी कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो जब कृषि होता है तो इसी के आधार पर द्वितीय क्षेत्र भी तैयार होता है। यानी जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो उसका एक द्वितीय कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। द्वितीय कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन होगा तो उसका तरह तरह से और प्रयोग करके उसका द्वितीय पेशा के रूप में स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंडरी पेशा किस पर आधारित होता है? प्राथमिक सेक्टर पर। यानी जो द्वितीय सेक्टर होता है आधारित किस पर होता है? प्राथमिक सेक्टर पर होता है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय प्रकार के भी कार्य स्टार्ट हो गया। कौन सा कार्य? जैसे यहां पर देख सकते हैं कि धातु कर्म स्टार्ट हो गया, गोल्ड स्मिथ आ गया, स्वर्णकारी आ गया, वीविंग आ गया, जुलाहे आ गए, कपड़ा इत्यादि, मछली पालन, हंटिंग, सब कुछ डेवलप हो गया धीरे धीरे। ठीक है, तो पशुपालन, कृषि आया, कृषि के बाद पशुपालन आया, पशुपालन के बाद क्या हो गया? द्वितीय कार्य कि हंटिंग, फिशिंग, कारपेंट्री, वीविंग। द्वितीय कार्य शिकार करना, धातु कर्म करना,
धातु कर्म की बात हो गई, फिर से वीविंग, कताई बुनाई, कताई बुनाई बढ़ गया, स्वर्णकारी का विकास हुआ, शिल्पकारी कारी का विकास हुआ। तो यानी द्वितीयक पेशा भी स्टार्ट हो गया, यानी प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक पेशा हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब द्वितीयक पेशा के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे एक बिजनेस क्लास भी डेवलप होने लगी। क्या हुआ, व्यापारिक वर्ग भी डेवलप होने लगे। तो व्यापारी क्या थे, और व्यापारी होते क्या थे कि जो व्यापारी वर्ग होते थे, व्यापारी वर्ग गिल्ड में संगठित होते थे, गिल्ड व्यवस्था में संगठित होते थे। ठीक है, गिल्ड व्यवस्था में संगठित होते थे। और जो व्यापार होता था, और व्यापार को चलाने वाला कौन होता था, व्यापार का संचालक, व्यापार का संचालक कौन होता था, श्रेष्ठिन। क्या होता था, श्रेष्ठिन कहलाता था। व्यापार का संचालक कौन था, श्रेष्ठिन। यानी ट्रेड वर रेगुलेटेड बाय द श्रेष्ठिन्स एंड ट्रेडर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द गिल्ड्स। ठीक है, तो व्यापार का संचालक कौन था, श्रेष्ठिन था, और व्यापारी वर्ग संगठित किसमें होते थे, तो गिल्ड में संगठित होते थे। क्लियर, इस पर और गिल्ड का महत्व आपको देखने को मिलेगा किसमें, मौर्यन पीरियड में और महाजनपदा काल में। ठीक है, तो यहां पर इतना ही। फिर इस समय महाजनी व्यवस्था भी प्रचलन में आ गया था, मनी लैंडिंग, महाजनी व्यवस्था, मनी लैंडिंग व्यवस्था भी प्रचलन में आ गया था। यानी अब मनी लैंडिंग यानी महाजनी व्यवस्था भी जोर शोर से पकड़ रहा था अपनी गति। ठीक है, और इस समय आप देखेंगे कि मनी लैंडिंग वाज आल्सो फ्लरिशिंग बिजनेस। एक तरह से महाजनी क्या हो गया था, महाजनी एक तरह से व्यापार और बिजनेस का रूप धारण कर लिया था। और कैसे होता है कि जब कभी भी प्राचीन काल में देखा जाता है कि जब कभी भी किसी को पैसे की या किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो किसी साहूकार के पास जाते थे, साहूकार से लेते थे, और साहूकार से लेने के बाद क्या होता था, अंगूठा लगाते थे। ठीक है, तो ये अंगूठा वाला कार्य क्या होगा, धीरे धीरे महाजन क्या हो जाते थे कि उनके जमीन को अपने नाम करा लेते थे। तो ये मनी लैंडिंग सिस्टम का जब प्रचलन स्टार्ट हुआ था, यानी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि महाजनी व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, तो महाजनी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी आपके उत्तर वैदिक काल से। क्लियर, और आगे चलकर ये धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेता चला गया है, गुप्ता पीरियड तक आते हैं। अब गुप्ता क्या आप देख सकते हैं कि प्री मॉडर्न इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो महाजनी व्यवस्था बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से मकड़ जाल हो गया था और आम जन के लिए दुखदाई हो गया था। जो व्यक्ति कभी भी एक बार महाजन के चुंगल में आ जाता था तो उसके वंश जनरेशन टू जनरेशन उसका गुलाम बन जाता था, और जबकि उसका कभी भी उसकी ऋण का चुकता नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह महाजनी व्यवस्था की शुरुआत अगर हम देखें तो कहां पर हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, द्रोण एक व्यवस्था थी, द्रोण जिसे कहते हैं द्रोण, एक शब्द आता है द्रोण। द्रोण का बेसिकली जो यूज होता था, ये होता था खाद्यान्न को मापने के लिए। द्रोण शब्द का यूज खाद्यान्न का मापक के रूप में यूज किया जाता था। द्रोण क्या होता था, द्रोण एक तरह से खाद्यान्न का मापक के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है निष्क और शतमान। क्या आता है, निष्क और शतमान। निष्क और शतमान। ठीक है, तो निष्क एक तरह से क्या था, गोल्ड ऑर्नामेंट था। ठीक है, और शतनाम जो होता था वो सिल्वर ऑर्नामेंट था। ठीक है,
यानी ये चांदी से था, शतमान तो था चांदी का था और निष्क जो होता था गोल्ड का होता था। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी ये शतमान और निष्क को हम वैल्यू मतलब यूनिट ऑफ वैल्यू के रूप में भी यूज करते थे, यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज में अगर देखा जाए तो कभी कभी एक तरह से क्या करता था, ये सिक्के का रूप भी धारण कर लेता था। ठीक है, तो व्यापार में भी इसका प्रयोग किया जाता था निष्क और शतमान को। वैसे तो ये क्या था, आभूषण था। ठीक है, तो निष्क जो था वो क्या था, सोने का था, और जो शतमान था वो चांदी का था। लेकिन जो व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, व्यापार किससे रेगुलेट होता था, व्यापारिक गतिविधियां बार्टर सिस्टम से चलती थी। किससे, बार्टर प्रणाली से। बार्टर प्रणाली से संचालित होती थी। ठीक है, बार्टर प्रणाली से संचालित। अब बात क्वेश्चन दिमाग में आ गई, बार्टर प्रणाली क्या है, ये भी तो आएगा क्वेश्चन। क्या आएगा, बार्टर प्रणाली क्या है। ठीक है, ये बार्टर प्रणाली क्या है, तो बार्टर प्रणाली का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कि आप गेहूं दीजिए और हमसे दाल लीजिए, आप दाल दीजिए और हमसे चावल ले जाइए। तो यानी दैट इज ये है कि हम सामान खरीदारी किसी क्वाइन से, क्योंकि उस समय मुद्रे का भी चलन नहीं आया था, तो मुद्रे के चलन नहीं आया था, तो हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय आधारित व्यवस्था से ही व्यापार करते थे। यानी एक वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु लीजिए, ये था बार्टर सिस्टम। तो उस समय के उत्तर वैदिक काल के व्यापारी वर्ग जो काम करते थे वो किस पर करते थे, वो काम करते थे बार्टर आधारित प्रणाली पर करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, सोसाइटी। क्या देखेंगे, सोसाइटी। इस बार क्या देखेंगे, सोसाइटी। ठीक है, समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज किस तरह की समाज थी, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल का, तो ऋग्वैदिक काल में समाज किस तरह था, समाज का जो संरचना थी वो एक तरह से कबीलाई तंत्र था। ठीक है, कुल आधारित समाज थी, तो उसे कहते हैं किनशिप आधारित सोसाइटी। लेकिन जैसे जैसे हम, तो वो ट्राइबल जो सोसाइटी होती है, जनजातीय समाज जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वो किनशिप आधारित होता है, यानी खून पर आधारित होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आए तो धीरे धीरे यहां समाज का स्वरूप भी परिवर्तित होना स्टार्ट हो गया था। यानी जो एक ट्राइबल कैरेक्टर था सोसाइटी का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया जी। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं तो जाति आधारित समाज हो गया, जन्म आधारित समाज हो गया। ऋग्वैदिक काल में आप क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं कि पेशे से आधारित समाज है। हालांकि इस समय भी कुछ पेशागत ही समाज है, पूरी तरह से जन्म आधारित समाज नहीं है। केवल जन्म का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो ब्राह्मण ही बनेंगे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए तो क्षत्रिय होंगे, वैश्य कुल में जन्म लिए तो वैश्य बनेंगे, शूद्र कुल में जन्म लिए तो शूद्र बनेंगे। लेकिन ये नहीं था कि आपको पेशा बिल्कुल एजर्ट कर दिया गया। लेकिन कालांतर में जैसे लेटर वैदिक पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो सारी चीजें यानी पॉलिटिकल सिस्टम भी एजर्ट होती चली गई, पॉलिटिकल सिस्टम भी दृढ़ता से स्थापित होती चली गई, तो आर्थिक व्यवस्था भी दृढ़ता से स्थापित हो चली गई। तो उसी तरह समाज भी क्या हो गया, दृढ़ता से यानी कठोरता से लागू कर दिया गया। यानी अब ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ग में रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य में रहेगा, यानी सबका अपना अपना कर्म निर्धारित धीरे धीरे कर दिया गया। क्लियर। तो यहां पर कई प्रकार का समाज था, तो समाज 4 वर्णों में डिवाइड था और 4 भाग क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में जो जाति आधारित था, इस चीज को क्या कर दिया गया, एकदम पूरी तरह से दृढ़ कर दिया गया, सुदृढ़ कर दिया गया, एजर्टेड कर दिया गया कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सभी का धीरे धीरे क्या कर दिया गया,
कार्य को डिटरमाइन कर दिया गया, कौन कौन सा कार्य करेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या था, इसी क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं द्विज का सिद्धांत। क्या कहते हैं, द्विज का सिद्धांत। द्विज का सिद्धांत, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आता है, बार बार प्रश्न पूछते हैं कि द्विज कौन थे, तो द्विज का सिद्धांत आता है। अब द्विज कौन होते थे, तो द्विज का मतलब होता है कि 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, तो 2 बार जन्म लेने वाला मतलब क्या होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरे बार आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, तो 2 बार जन्म लेने वाला, पहला माता के गर्भ से और दूसरा क्या, आध्यात्मिक रूप से। कहने का मतलब है कि जब कि माता के गर्भ से एक लड़का जन्म लेता है तो कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद एक संस्कार होता है जिस संस्कार को कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। और यज्ञोपवीत होने के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कहते हैं आध्यात्मिक रूप से जन्म लिया। यानी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो विद्या अध्ययन करने के लिए क्या हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। यानी एक बार माता के गर्भ से जन्म लेना, ठीक है, और दूसरी बार आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना। और आध्यात्मिक रूप से जन्म कब लेता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार उस पुत्र का या उस लड़के का हो जाता है, तो उसे आध्यात्मिक रूप से जन्म लेने की बात कही जाती है। और आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना या यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही कोई भी लड़का क्या होता है, विद्या अध्ययन करने के लिए अधिकारी होता है। क्लियर, यहां बात समझ में आ गई द्विज का। अब बात होता है कि द्विज कौन कौन से थे। तो एक बात जान लीजिए कि द्विज जो थे वो अगर वर्ण की बात करें तो द्विज लोग कौन कौन थे। द्विज में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे तथा वैश्य थे। ठीक है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन होते हैं, द्विज कहलाते हैं। यानी इनका 2 बार जन्म होता है, एक बार कौन, केवल माता गर्भ से, और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उनका जन्म होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद क्या हो जाते हैं, विद्या अध्ययन करने के काबिल हो जाते हैं। क्लियर। अब यहीं से एक चीज छोटी सी आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या हो गए, द्विज हो गए। ठीक है, लेकिन शूद्र नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि अगर एक बात कहें कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने का व्यवस्था कहां से स्टार्ट हो गया, वो यहीं से हो गया था, उत्तर वैदिक काल से हो गया था। ठीक है, इसके बाद यहां पर आया, ये हो गया द्विज सिद्धांत हो गया। उसके बाद गोत्र सिद्धांत। ठीक है, कौन आया, गोत्र का गोत्र, यानी गोत्र का जन्म, गोत्र व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, गोत्र का जन्म कब माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में इसका जन्म माना जाता है। गोत्र का मतलब क्या होता है, तो गोत्र का मतलब ये होता है कि गोत्र आधारित वर्ण व्यवस्था। कहने का मतलब है कि जिसका पूर्वज एक होगा, अगर जितने लोगों के पूर्वज एक होंगे, एक समान होंगे, वो एक गोत्र के कहलाएंगे। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन कोई भी हो, उनमें क्या होगा कि जो एक सगोत्रीय होगा, एक ही गोत्र से, का मतलब हो गया कि उसका पूर्वज एक ही है, सेम है। क्लियर, तो उसका पूर्वज क्या है, सेम है, तो यानी सगोत्रीय है। और जब सगोत्रीय होगा तो सगोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, तो सगोत्र में क्या होगा, विवाह नहीं होगा। क्लियर, तो इसीलिए गोत्र व्यवस्था के स्थापित किया गया था। दूसरी चीज आप थोड़ा सा कभी देखिएगा कि अभी 2020 उसमें डीएनए सीक्वेंसिंग पर क्या होता, नोबेल प्राइज मिला था। तो डीएनए सीक्वेंसिंग होता क्या है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी हमारे अंदर है तो उस कुछ कम रूप में हमारे पुत्र में जाएगा। तो अब हमसे कई हो जाएंगे, मान लो 2 पुत्र हो गए, 3 पुत्र हो गए, तो एक जनरेशन हो गया।
तो क्या होगा, अगर हमारे ही पुत्र पुत्री एक दूसरे शादी कर लेंगे तो उस बीमारी का जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर वही दूसरे से शादी करेगा, दूसरे गोत्र में शादी करेगा, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के द्वारा धीरे धीरे बीमारी की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जनरेशन टू जनरेशन कम होती चली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रोपिथेकस, रमापिथेकस और होमो इरेक्टस को देखें और उसके बाद निएंडरथल और होमो सेपियंस को देखें, तो क्या था, उनका एक तरह से क्या था कि उनका जो जबड़ा था वो प्रोट्रूटेड था, उठा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो जबड़ा अंदर चलता चला गया। तो ये आधार किसका है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर होता है। ठीक है, तो उसी तरह गोत्र प्रणाली यहां पर है कि गोत्र प्रणाली में एक सगोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर अलग अलग गोत्र शादी होगा तो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन करके वो बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्लियर, तो इसलिए गोत्र का एक साइंटिफिक उदाहरण है। उसी तरह यहां पर आया था आश्रम व्यवस्था, एक व्यवस्था और आई थी जिसे हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। ठीक है, अब बात आती है कि आश्रम व्यवस्था क्यों लाया गया। देखिए, एक बात हम पहले ही लेक्चर में कह चुके हैं आपसे कि कोई भी व्यवस्था का जब जन्म होता है तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई व्यवस्था जन्म ले लेता है। अब यहां पर आश्रम व्यवस्था का जन्म अगर किया गया या आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया गया तो उसके पीछे कारण था, बड़ा मजबूत कारण था। उसको देखिए कैसे। आश्रम व्यवस्था में देखते हैं कि 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था किया गया, 4 प्रकार की आश्रम का निर्माण किया गया। कौन कौन आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है सन्यास। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई है। अब अभी हमने कहा कि कोई भी व्यवस्था एस्टैब्लिश करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। अब वो वैज्ञानिक कारण यहां देखिए कैसे होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या हो गया। देखिए, इसके साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ साथ हम ये देखेंगे कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन, तो 4 प्रकार के अगर पुरुषार्थ की बात करें, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्लियर, ये 4 पुरुषार्थ है कि व्यक्ति को इन 4 पुरुषार्थों को करना है। अब बात आती है कि धर्म, तो धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये होता है कि देखिए, एक तरह से मनुष्य के एक स्टैंडर्ड लाइफ का जीवन जो होता है, जीवन का आकार होता है, वो 100 वर्षों का मान लिया जाता है। तो 25 वर्ष क्या होता है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की बात किया जाता है। ठीक है, 25 वर्ष तक पुत्र क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है कि वो विद्या अध्ययन करता है और ऐसे जीविका, ऐसे अध्ययन करता है, इस विषय, ऐसे विषय का अध्ययन करता है जिससे उसका जीविकोपार्जन हो सके। एक बात आपसे बता दें कि वो अध्ययन बेकार है जिस अध्ययन से, या वो पढ़ाई लिखाई बेकार है जिस पढ़ाई लिखाई से आपका जीविका नहीं चलती हो। अच्छे से जान लीजिए कि वो पढ़ाई लिखाई बेकार है जिस पढ़ाई लिखाई से आपका जीविका का निर्वहन नहीं होता हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य ने कहा था। तो पढ़ाई लिखाई एक सेलेक्ट करके करिए कि क्या हमको पढ़ना है और जीवन में कहां हमको जाना है। तो जीवन में कहां जाना है और टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके आधार से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाएंगे, इतना है। और अगर आप उद्देश्य विहीन पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कभी जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक, हम आते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम पर कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम बेसिकली वो आश्रम है जिस समय मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विद्या अध्ययन करता रहता है। और विद्या अध्ययन क्या है, उसका धर्म है। यानी कहने का मतलब वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। क्या है, कर्म ही पूजा है। तो एक विद्यार्थी के लिए कर्म ही पूजा है।
तो एक विद्यार्थी के लिए कर्म क्या है? विद्या अध्ययन करना। तो यानी उसका क्या है? धर्म यही है। ठीक है। धर्म के बाद क्या होता है? विद्या अध्ययन करने के बाद क्या होता है? गृहस्थ आश्रम की तरफ जाता है। यानी जो उसे भौतिक सुख सुविधा, जो भी मनुष्य का सांसारिक भोग विलास वस्तु और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो अध्ययन के बाद उस भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेता है। भौतिक भोग सुख सुविधा का, सुख सुविधा का आनंद लेता है। ठीक है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम दो हो गया कि भौतिक भोग विलास और सुख सुविधा, जो सांसारिक भोग विलास होते हैं, उसका आनंद लेता है। उसके बाद कहां चलता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह है कि अब सांसारिक मोह माया और बंधनों को त्याग करके वो वन को गमन करता है, अपने होने वाले अगले जन्म के लिए कार्य करने के लिए। ठीक है। अपने होने वाले अगले जन्म को अच्छा करने के लिए कहां चला जाता है? धर्म कर्म करने चला जाता है, यानी वानप्रस्थ चला जाता है। और लास्ट में क्या होता है? संन्यास धारण करके और एक दिन अपना जीवन को त्याग देता है। कहने का मतलब है यहां पर कि जो ये आश्रम व्यवस्था है, क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कि भौतिक जीवन, आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था का मतलब है, आश्रम व्यवस्था का अर्थ है मनुष्य के लिए कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एक संतुलन का स्थापना करने के लिए आश्रम व्यवस्था का स्थापित करने का अर्थ केवल यह है कि मनुष्य के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या करना? एक संतुलन स्थापित करना। समझ में आ रहा है? भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन की स्थापना करने के लिए। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, आप लोग, छूट गया था कि पहले तीन आश्रम की बात, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम की बात कहां पर की गई थी? इसका उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद पहले तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की बात कहां की गई है? उल्लेख कहां किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन चारों आश्रमों की बात हमने कहा किया गया है? चारों आश्रम का अगर चर्चा किया गया है तो चारों जबालो उपनिषद में, यानी छांदोग्य उपनिषद में केवल तीन आश्रमों की चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया। कौन कौन तीन आश्रम? तो वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ की चर्चा की गई है। और जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों की बात की गई है। चारों आश्रम का मतलब कि आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास की बात की गई है। ठीक है। और आश्रम व्यवस्था को स्थापित करने का मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन में चार पुरुषार्थों को प्राप्त कर ले। चार पुरुषार्थ कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम कहां पर मिल जाता है? आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम की बात हो जाती है, और वानप्रस्थ आश्रम में आपकी मोक्ष की बात हो जाती है। ठीक है। तो चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेगा मनुष्य। चार आश्रम देख लिए और आश्रम का महत्व तो समझ लीजिए कि आश्रम का महत्व तो यही है कि एक मनुष्य अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो धर्म की बात अगर करें हम, महिलाओं की स्थिति बस थोड़ा समझ लीजिए। महिलाओं की स्थिति अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति थोड़ा दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे, लिख दीजिए कि महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक
काल में दयनीय थी। महिलाओं को एक तरह से शराब जुआ, महिलाओं को शराब जुआ, महिलाओं को शराब जुआ के ही कोटि में बुराई गणना की जाती है कि जिस प्रकार की बुराई शराब और जुआ होती है, उसी तरह की बुराई क्या होती है, शराब जुआ के साथ साथ महिलाएं भी बुराई होती है। तो हम महिलाओं की स्थिति के बारे में यहां पर महिलाओं की जो स्थिति थी धीरे धीरे डिक्लाइन करती दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद आप आइएगा तो धर्म सिस्टम देखें। धर्म व्यवस्था में यह था कि धर्म में अगर हम बात करें, धर्म रिलीजन, तो रिलीजन में आप देखें, जैसे कि आप देखे थे ऋग वैदिक काल में कौन महत्वपूर्ण थे। ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण, पुष्यन, ये ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। लेकिन अब देवताओं का भी स्वरूप यहां बदल गया। अब जो महत्वपूर्ण हो गए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के देवता। तो ऋग वैदिक काल में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य ये लोग महत्व थे। लेकिन अब जो देवता महत्वपूर्ण हुए वो हो गए ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ठीक है, देखिए ब्रह्मा को क्या माना जाता है? जनरेटर यानी क्रिएटर, उत्पन्न करने वाला, यानी एक तरह का जनरेट करने वाले। विष्णु क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर में पालनहार है। और शिव कौन है? डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, विध्वंस करने वाले देवता हैं। तो ये जनरेटर हो गए, जनरेटर मतलब जी ले लीजिए, ऑपरेटर से ओ ले लीजिए और डिस्ट्रॉयर से क्या ले लीजिए? डी ले लीजिए। इससे क्या बन गए? गॉड, ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्रिएट करने वाले यानी उत्पन्न करने वाले कौन है? ब्रह्मा है। पालनहार कौन है? विष्णु है। और संहार करने वाले देवता कौन है? वो है शिव। यानी ये क्या हो गए? तीनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, इसलिए अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहां पर ईश्वर का एक हो गया कि ये ईश्वर हैं। और जो इंद्र, मित्र, वरुण थे वो अब सहायक देवता के रूप में हो गए। और इसके साथ ही साथ इस समय यक्ष, यक्षिणी, इंद्र, मित्र, वरुण के साथ ही साथ जो सहायक देवता थे, अब उसके साथ ही साथ इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में आप देखें यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा, नाग, गंधर्व, किन्नर, मकर इत्यादि क्या हो गए? इत्यादि देवता हो गए, देवता हो गए। आप कभी भी जाइएगा किसी मंदिर पर जाइएगा तो मंदिर पर आप देखेंगे कि मंदिर के मुख्य द्वार पर दो लोग ऐसे चौरी लिए खड़े हैं। तो वो क्या है? वो गंधर्व हैं, किन्नर हैं, वो देवता हैं कार्य। उसी तरह लोकपाल, दिक्पाल, तमाम तरह का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया देवताओं का। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य देवता हो गए। और जो सहायक देवता थे वो इंद्र, मित्र, इंद्र, वरुण हो गए, अग्नि हो गए, सब सहायक देवता हो गए। साथ ही यक्ष, यक्षिणी, नाग, कन्ना, नाग, गंधर्व, अप्सरा और मकर इत्यादि देवता का रूप ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा एक तरह से उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, गोत्र, आश्रम व्यवस्था का स्थापना, तो पूरा यहां पर। और लास्ट में आपने देखा धर्म। धर्म में आपने देखा कि पहले प्रमुख देवता जो ऋग्वैदिक काल में थे वो इंद्र, मित्र, वरुण थे। और इस काल, यह काल में आते आते देवताओं की स्थिति बदल जाती है
और इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश क्या प्रमुख देवता हो जाते हैं, और इंद्र मित्र वरुण जो देवता थे ऋग्वैदिक देवता, वो देवताएं अब सहायक देवता हो जाते हैं। उसके साथ साथ यक्ष यक्षिणी अप्सरा नाग गंधर्व किन्नर मकर इत्यादि देवता की एक तरह से क्या हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने उत्तर वैदिक काल को देखा। ठीक है, इससे लाभ उठाइए। जय हिंद।